A very good evening to one and all present here. Thank you so very much for coming for the small initiative called Loves. Loves एक इनिशिएटिव है, एक पहल है प्रभा खेतान फाउंडेशन की उर्दू, अरबी और फ़ारसी भाषाओं को प्रमोट करने के लिए, और इसका एसोसिएशन हम जो करते हैं, इसका जो हम इसको करते हैं ऑर्गेनाइज, वो रेखता फाउंडेशन के साथ मिलकर करते हैं। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं श्री सीमेंट। हमेशा वेन्यू कुछ और होता है, बट इस समय मुझे लगता है बहुत शादी के सावन हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़ जयपुर में खैर होती ही रहती हैं, सो इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट टू गेट द वेन्यू, बट येस, दिस इज़ one of our favorite venues. Thank you to ITC Rajputana for always opening their doors for these events. जैसे कि मैंने आपको बताया कि लफ्ज़ हमारा एक छोटा सा प्रयास है उर्दू, अरबी और फ़ारसी भाषाओं को प्रमोट करने के लिए। ये ऑफलाइन फिज़िकल इवेंट जो लफ्ज़ का है, ये 10वां अध्याय है। दिस इज़ द 10th इवेंट। सो आई थिंक वी वर थिंकिंग कि कुछ ऐसा करें जो कि थोड़ा डिफरेंट हो, एंड साहिर लुधियानवी साहब से बेटर क्या एक नाम, कौन एक शख्सियत हो सकती थी, एंड तभी हमने सोचा कि 2 सेशन करें। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी वेरी थ्रिल्ड बिकॉज वी हैव विद अस 2 एक्सट्रीमली पॉपुलर पोएट्स। वन इज सिटिंग हियर, डॉक्टर गुरुपदेश सिंह जी, जो अमृतसर से यहाँ पर आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच गुरुपदेश जी that you've come here all the way from अमृतसर। जो दूसरी पोइटिस आई हैं वो हैं अज़रा नकवी जी, जो ऑडियंस में यहाँ बैठी हैं। तो अज़रा जी दिल्ली से आई हैं, और आप दोनों ने साहिर लुधियानवी जी को बहुत पढ़ा है, उनको बहुत आप लोगों ने अपनी राइटिंग्स में उनके बारे में बात की है। एंड एज वी ऑल नो, साहिर लुधियानवी साहब was born on March 8, 1921 in older पंजाब in लुधियाना, एंड जो उनका नाम था, असली नाम, वो साहिर लुधियानवी नहीं था, उनका नाम था अब्दुल हाई। He was born in a wealthy family of zamindars. His grandfather's name was Fateh Muhammad and his father's name was Fazl Muhammad. In 1934, when Sahil was just 13 years old, his father remarried. His mother, Sardar Begum, who was a Kashmiri, took a very bold step and she decided to divorce her husband, forfeiting all the claims. Sahir's father sued for custody, but he lost. He threatened Sahir's life and Sahir's mother had to keep him under constant watch. Therefore, जो साहिर साहब के इनिशियल ईयर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा दहशत, फियर और फाइनेंशियल स्ट्रेस में गुजरे थे। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से अपने लिखने, अपनी कलम के दम पर ही मेड इट टू दैट काइंड ऑफ अ पॉपुलर एंड फेमस लाइफ। ऑफ कोर्स उनका इंट्रोडक्शन हर जगह मौजूद है, तो आई विल नॉट गो deep into it. A little bit about our guest today. Dr. Gurupdesh Singh Ji is a retired professor of English from Guru Nanak Dev University, Amritsar. He received his education leading to a PhD from India and England and has been a British Council Study Fellow 3 times to different universities in UK. Besides being a teacher, he has been a director, academic staff college, and a member of the Sahitya Academy panel and a number of UGC committees. He has published 2 books on the teachings of literature and diaspora writing and a number of articles including 5 on Ghalib, Faiz and Sahir. इनके awards की जो list है वो इतनी लंबी है
कि 45 मिनट यूं ही गुजर जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सिंह फॉर कमिंग हियर एंड विद हिम एक बहुत ही जाना माना चेहरा, जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए जाने माने शायर लोकेश सिंह जी साहिल। और इनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। ये इतनी बढ़िया पोइट्रीज एवरी नाउ एंड देन भेजते हैं। आई स्टिल रिमेंबर एक इनके द्वारा लिखी गई छोटी सी 4 लाइनों की दीपावली की, विद योर परमिशन साहिल साहब आई लाइक टू रीड। फिर अंधेरे को खल गया होगा, फिर अंधेरे को खल गया होगा, फिर उजाला संभल गया होगा, फिर अमावस है मुंह छुपाए हुए, फिर कोई दीप जल गया होगा। Thank you so very much. Over to the two of you. We have next 45 minutes with us. बहुत दिनों बाद हमारा आपका मिलना हो रहा है। पिछला 1.5-2 साल जो हम लोगों ने बिताया है, हम जानते हैं कि वो कैसे बीता है। और एक बात मुझे शेयर कर लेने दीजिए आप लोगों से कि ये जो ऑफलाइन के कार्यक्रम होते हैं, यकीन जानिए कम से कम मुझे तो उससे मज़ा नहीं आता। आई टू आई कांटेक्ट ना हो, मैं जो कह रहा हूँ उसके तासुरात आपके चेहरे पे क्या हैं, आपकी बात का रिएक्शन क्या है, वो जब तक ना हो तो बातचीत का या किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं आता। अच्छा लगा दोबारा से कि हम इस तरह रूबरू मिल रहे हैं और एक ऐसे बड़े नाम के खातिर मिल रहे हैं जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि जो बहुत कम शायरी या अदब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा होगा वो भी साहिर के नाम से ज़रूर परिचित है। साहिर का आप जानते हैं, सब पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं। साहिर का मतलब ही होता है जादूगर। तो ऐसा आदमी जिसने जादू कर दिया पूरी दुनिया पे, उस जादूगर के बारे में हम लोग बात करने बैठे हैं। और वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे बीच में एक अथॉरिटी है जिन्होंने साहिर पे बहुत काम किया और अपने काम का लोहा इस हद तक मनवाया कि वो आज हमारे बीच में है। मैं इस्तकबाल करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। यकीन जानिए बातचीत बिल्कुल हम लोग बिल्कुल उसको औपचारिक नहीं रखेंगे, बिल्कुल घरेलू वातावरण में हम लोग बात करेंगे। ना हम लोग टेंशन में आए, ना आप लोग टेंशन में आओ। किसी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो हमेशा ये मानता है कि शायरी का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर वो अच्छी शायरी है तो फिर वो शायरी ही है। वो मंच की हो, वो फिल्म की हो, वो रिसालों की हो, वो और किसी माध्यम की हो। लेकिन इधर आप देखते हैं पिछले 10-20 सालों में हुआ ये है कि हमारे हिंदी उर्दू दोनों के क्रिटिक्स ने, आलोचकों ने एक बड़ा अजीब सा खेल किया। उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ों को सिर्फ इसलिए दरकिनार कर दिया कि ये अरे ये तो मंच की कविता है, ये अरे ये तो फिल्मी शायरी है। अरे भाई, फिल्म में और मंच पे भी क्या अच्छी कविता नहीं हो सकती? हो सकती है। और हम उसी शायर के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं ये भी जोड़ता चलूं कि हरिशंकर परसाई ने एक जगह लिखा था कि कवि और शायर 2 तरह के होते हैं। फिल्म के हवाले से जब वो अपनी बात करते थे, उन्होंने लिखा कि कुछ तो इल्मी शायर होते हैं, कुछ फिल्मी शायर होते हैं। तो पहला सवाल मेरा वहीं से खड़ा होता है कि आप साहिर को इल्मी शायर मानते हैं कि फिल्मी शायर मानते हैं? हालांकि एक और किस्म होती है मेरे जैसे शायरों की जो चिल्मी शायर होते हैं। नमस्कार जी, आदाब सबको। सवाल तो बहुत अच्छा किया है, पर खूबसूरत बात यह है कि साहिर दोनों ही हैं। वो फिल्मी भी हैं और इल्मी भी हैं, और इसी बात पे ही उनका सिक्का माना गया है। बहुत वर्सेटाइल, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय शायर रहे हैं। और फिल्म में आने से पहले इनफैक्ट उन्होंने अपना लोहा अपनी अच्छी शायरी से मनवा लिया था, और बहुत छोटी उम्र में मनवा लिया था। जब उन्होंने तलखियाँ लिखी थी और किताब 1945 में यह बाहर आई, तो तब तक ऑलरेडी लोग ये जान चुके थे कि कोई अच्छा शायर पंजाब से उठ रहा है। और उस तलखियों की वजह से, और उसके बाद उन्होंने फिर बहुत देर तक फिल्मी शायरी की। बीच बीच में वो अपनी दूसरी शायरी भी करते रहे,
जो कि एक अलग तरीके की शायर थी, जिसमें उसने पॉलिटिकल शायरी बहुत की है, सियासी जो डेवलपमेंट्स होती हैं इधर उधर हमारी, उनके बारे में ज़िक्र किया। मैं उसका शायद जिक्र बाद में करूँगा। मैं इस मंच के ऊपर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम शायरी कैसे पढ़ते हैं। क्या शायरी पढ़ने के लिए हमें शायर को जानना ज़रूरी है या नहीं? अभी उन्होंने बात किया कि बड़े क्रिटिक होते हैं जो बड़ी बड़ी तस्करा करते हैं पोइट्री के ऊपर। उनमें बड़े लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि शायर को जानने की ज़रूरत नहीं है। पोएम, कविता अपने आप में मुकम्मल है, वो खुद बोलती है, और मेरा ख्याल है कि ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। लेकिन जो दिलचस्प बात यह है कि शायर के जब हम साथ पढ़ते हैं तो जब उसकी ज़िंदगी के बारे में 4 बातें हमें पता लगती हैं तो उनका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। उसकी शायरी और भी खूबसूरत लगने लग जाती है और हमें लगता है कि वो किस नज़रिए से बोल रहे हैं। इसलिए जो अभी थोड़ी सी बातें बताई हैं अपरा जी ने कि उनका बचपन कैसे गुजरा, जिसके अंदर बहुत डर, दहशत, महरूमियत, मायूसी, गरीबी, गुर्बत बहुत कुछ थी, और ये सब चीज़ों ने उनकी एक पर्सनैलिटी को बहुत असर किया है। और अकेला ये नहीं, जो बढ़ते गए, जो और लोगों से मिलते गए, कईयों से इश्क भी करते गए, तो शायर की जो पर्सनालिटी है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती गई। बहुत लोग आजकल इंटरनेट देखते हैं, उसके ऊपर जावेद अख्तर ने ये कहा है कि ये कहा जाए अगर कि शायर बहुत अच्छे इंसान थे तो इससे बोरियत वाली बात कोई नहीं हो सकती। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान थे। उनके ऊपर जो 2-3 किताबें आई हैं, एक बंदे ने उनको बोला है, खुद जावेद अख्तर उनको पैराडॉक्सिकल बोलते हैं, जिनके अंदर वो 2 अलग अलग चीज़ें, कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं। कभी वो बहुत शांत और चुप रहने वाले बहुत थे, पर उसी समय उनकी अना बहुत बड़ी थी। कई बार वो डरे रहते थे और बहुत दलेर हो जाते थे। बहुत ज़्यादा ख्वाब किस्म की पोइट्री लिखी है, और उतना ही उसने अपने सामने यथार्थवादी भी लिखी, जो बिल्कुल हमारे सामने जो वास्तविकता है उसका जिक्र भी किया है। ये जो ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो उसमें ये डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है कि शायर कहाँ पर है। तो शायर क्या अपने रूप बदलता रहता है, और वो रूप अपने बदलने के लिए साथ साथ में कहाँ से तजर्बात लेके आता है। उसने तो बात खुद भी कहा है कि दुनिया के तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो मैंने पाया है लौटा रहा हूँ, मैं लौटा रहा हूँ। वो मानता है वो। इसलिए जो उनकी जो पहले जो उनकी शायरी है उसके लिए हमें उनका इल्मी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय वो अपने बराबर के दूसरे शायरों से बातें कर रहे थे, उनसे वो समझ रहे थे, अपना मुआशरा देख रहे थे, अपने आसपास की ज़िंदगी देख रहे थे, और बड़े नंबर ऑफ उसके जो इश्क के मराहिल थे उनमें से गुजर रहे थे। मैं अभी उनका जिक्र करूँगा। जो मैं कहना चाहता हूँ कि उनके जो राइटर हैं जिन्होंने उनकी जीवन के बारे में लिखना चाहा है, वो कहते हैं कि ही वॉज ए मैन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, पैराडॉक्सिकल थे। और एक ने तो ये कहा कि ही इज़ ए मिस्ट्री रैप्ड इन एनिग्मा। गुत्थी है वो बिल्कुल, और ये गुत्थी वाकई सुलझानी बहुत मुश्किल है। इसलिए सुलझानी मुश्किल है कि ज़रा सोचिए साहब कि उन्होंने, जो लोग कहते हैं, कुछ तो मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ, कुछ लोगों के कहने से मानता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4-5 इश्क किए, तो फिर शादी क्यों नहीं की? ये बहुत बड़ी गुत्थी है। और जो खूबसूरत बात यह है कि वो जो इश्क हैं सारे के सारे, उनको अपनी कविता में, अपनी शायरी में तो वो बहुत ढालते रहे। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि उनकी जो शायरी के अंदर भी और उनकी जो पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ऐसी बातें थी
जिनकी वजह से वो कुछ कदम चलने के बाद रुक जाते थे, उसके आगे नहीं बढ़ते थे। दोस्तों, इन्होंने बात की अभी साहिर की शादी की। एक सच्चा लतीफ़ा है जो साहिर के साथ हुआ। उनके एक दोस्त ने एक बार उनसे कहा कि मियाँ अब काफ़ी हो गया, अब शादी वादी कर लो किसी अच्छी कुंवारी इंटेलेक्चुअल लड़की से। साहिर ने कहा दुश्वारी ये है कि लड़की या तो कुंवारी होती है या इंटेलेक्चुअल। तो इस तरह के जो वाक़यात बहुत हैं साहिर की ज़िंदगी में भी। हाँ, ये लेकिन ज़रूर है, अभी सरदार जी ठीक कह रहे थे बिल्कुल, कि शायर जो है वो कई बार आप बीती को जगबीती बना देता है, लेकिन इसके उलट जगबीती को आप बीती बनाने का खेल भी शायर जानता है। और मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं करता कि शायर अपनी पर्सनल लाइफ में क्या था वो उसकी पोइट्री में रिफ्लेक्ट हो। अल्टीमेटली मिर्ज़ा गालिब को हम इसलिए याद नहीं रखेंगे कि उन्होंने कितनी शराब पी या कितने कोठों की सीढ़ियाँ उन्होंने चढ़ी। अल्टीमेटली वो पोइट्री रहेगी जो कि बताएगी कि मिर्ज़ा गालिब क्या थे। दूसरा सवाल मेरा ये है सीधा सीधा कि साहिर की जो ज़िंदगी है, और जैसे वो 4-5 इश्क की आपने बात की, इन नंबरों पे विवाद है, मैं आपको बताता चलूँ। कोई 4-5 कहता है, कोई ज़्यादा कहता है, अलग अलग तरह की चीज़ें। मैं और डॉक्टर हुसैन रज़ा हम जोधपुर में एक साहिर पे सेमिनार पे साथ साथ थे, वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हमारे सामने आई थी। एक बात आपसे शेयर करता हूँ कि ये जो मशहूर नज़्म है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, एक बड़े स्कॉलर ने वहाँ डायस से बात ये कही कि जब लता मंगेशकर से उनका इश्क टूटा तब ये नज़्म हुई थी। मुझे पता नहीं ये बात कितनी ऑथेंटिक है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि साहिर ने जब जब इश्क किया और जब वो इश्क टूटा, अब वो टूटा किसकी वजह से ये एक अगेन डिबेटेबल बात है, तब तक एक अच्छी नज़्म ज़रूर उन्होंने कही। तो मेरा दूसरा सवाल ये है, हम सीधे सीधे बाकी चीज़ों को बाईपास करते हैं। थोड़ी सी बात आपको ज़रा ऐड कर दूं कि चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाएं, ये तलखियाँ में पब्लिश हो चुकी है 1945 में। लता से इश्क तो बहुत देर में बाद में आया है। ये जो तलखियाँ हैं उसके अंदर ये शामिल है, तो ये तो लता से थोड़ी सी जोड़नी जरा ना कहानी बनाने वाली बात है, ये नहीं वो कहानी क्या वाली बात हो जाएगी। बड़े लोगों के साथ बड़े अफसाने बन जाते हैं। जी जी बिल्कुल। और साहिर लुधियानवी और गोपाल दास नीरज, एक बात मैं शेयर करूँ आप लोगों से कि इन दोनों का लिखा हुआ फिल्म में इस्तेमाल बहुत हुआ, हल्के फुल्की तब्दीली के साथ। जी जी बिल्कुल। फिल्म के लिए लिखा इन लोगों ने कहा, तो ये फॉर्चुनेट रहे दोनों लोग, नीरज जी भी और साहिर साहब भी। तो हम जिस जगह लाना चाह रहे थे अपनी बातचीत को, उस बातचीत का अगला मोड़ है साहिर, अमृता और इमरोज़। मैं जानना चाहता हूँ इस पर आपका ऑब्जर्वेशन। जी, मैं इससे बात थोड़ी सी पहले मैं और करनी चाहूँगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मुझे ये बात करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि इसके बारे में ऑथेंटिक हमें कुछ मिलता है, बाकी के बारे में कुछ ऑथेंटिक मिलता नहीं है। बाकी कई बार बातें सुनी सुनाई हो जाती हैं। ये देखिए कि साहिर का जो पहला इश्क माना जाता है वो है प्रेम महिंद्रा। एक लड़की थी जिसकी डेथ हो गई जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, और उन्होंने एक नज़म भी लिखी मरघट की ज़मीन से। ये कहीं पता नहीं क्यों किसी किताब में शामिल नहीं हुई, लेकिन इंटरनेट पे शामिल है, उन पे मिल जाती है। एक अनवर अली हुए हैं जो बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं, डॉन के वो बहुत देर तक एडिटर भी रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब लिखी है गुमशुदा बातें, उसके अंदर भी वो जिक्र करते हैं इस नज़म का। वो उसके बारे में वो लिखी, वो उनके कॉलेज डेज की यंग दिनों की बात है। दूसरा इश्क उनका हुआ ईशर कौर से, और ये एक सिख परिवार से थी, बहुत अमीर परिवार से थी, और लड़की जो थी वो डरी डरी शर्मीली लड़की थी। और उसकी जो तस्वीर खींची है वो कहूँ तो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। यहाँ पर उनकी जो तस्वीर उसने अपनी शायरी में खींची है। ये जो लड़की थी इसके साथ भी उनका इश्क सिरे नहीं चढ़ा, लेकिन इससे एक हंगामा हो गया। हंगामा ये हुआ, ये यहाँ भी कहानियाँ अलग अलग हैं। एक कहानी ये कहती है कि जी वो उनको हॉस्टल मिलने के लिए गए थे और वहाँ पकड़े गए, इसलिए उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। दूसरा ये है कि वो
इस बात पे शायद थोड़ा बहुत कुछ रंजिश हुई होगी। उन दिनों ये बगावत के गीत लिखने शुरू कर दिए थे उन्होंने अपने कॉलेज के डेज में, और वहाँ का जो अंग्रेज प्रिंसिपल था वो इनसे खुश नहीं था। पर एट द सेम टाइम एक वहाँ पर और मैजिस्ट्रेट थे जो इनकी शायरी से बहुत मुतासर थे। उन्होंने कहा कि इनको निकालने की बजाय, निकाला भी ना करो, इनको हम लाहौर वाले कॉलेज में भेज देते। थोड़ी देर बाद लाहौर के कॉलेज में भी वहाँ पढ़े। जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे सदमे गुजर रहे हैं उसके ऊपर, इन सदमों का उसके ऊपर क्या असर हो रहा है, मैं ज़्यादा नहीं, आपको एक दो लाइनें सुनाता हूँ जो उनकी। एक है नज़म नज़र कॉलेज, उसके अंदर जो लाइनें लिखी हैं वो आपको उनकी तबीयत के, उनके माइंड सेट को, उनके जो फ्रेम है उनका मन का, उनके बारे में बताएंगी। कुमलाएं हैं यहाँ पे मेरी जिंदगी के फूल, इन रास्तों में दफन है मेरी खुशी के फूल, गाए हैं इस फ़ज़ा में वफ़ाओं के राग भी, नगमाते आतशी से बखेरी है आग भी, सरकश बने हैं गीत बगावत के गाए हैं, बरसों नए निज़ाम के नक्शे बनाए हैं। उस समय उन्होंने नक्शे बनाने शुरू कर दिए थे। फिर सुबह होगी, फिर सुबह आएगी, तो ये उन ज़माने में ये काम शुरू हो चुका था। ये तो था उनकी अपनी एक, जिसको कहते हैं कि पोइटिक, उनका जो एक नज़रिया था। और दूसरा जो सबसे जो बड़ी इम्पोर्टेंट मेरे लिए चीज़ है, एक उनका नज़म है फरार। उनमें कुछ लाइनें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, जो उनके मन की अवस्था को बताती हैं। अपने माजी के तसव्वुर से हिरासा हूँ मैं, अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूँ, अपनी बेसूद उम्मीदों पे नदामत है मुझे। ये उनके गुजरे दिनों की मायूसी है, कमतरी का एहसास है। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि वो किस तरह के माइंड सेट से गुजर रहे थे। अब जब बात आती है अमृता की, लोग बड़ी बातें करते हैं, जो उसकी असली किताब है अमृता की, मैं उससे आपको सारे रेफरेंस दे रहा हूँ। अमृता को वो मिले हैं प्रीतनगर में, पंजाब में। प्रीतनगर उन दिनों बहुत बड़ा एक साहित्यिक अड्डा था, जिसके अंदर पंजाबी के बड़े बड़े जो लेखक थे, गुरबख्श सिंह बहुत बड़ा नाम है, नानक सिंह बहुत बड़ा नाम है, और बलराज सानी वहाँ रहते थे। उन्होंने वहाँ सारा का सारा एक गांव बसा रखा था ऐसे साहित्यिक लोगों के लिए। वहाँ पर एक मुशायरा था और वहाँ कोई ऐसी मजलिस थी जिसमें ये दोनों इकट्ठे हुए। और उस दिन पहली बार अमृता को लगा कि इस बंदे में जादू है कुछ। और जो साए वाली बात अभी सुनी थी, कही थी, वो उस जगह पे लिखती है कि मैं उसके साए के साथ साथ चलती गई। और जो खूबसूरत बात यह है कि वहाँ उसी दिन जब उन्होंने ख़त्म किया प्रोग्राम, लगातार इतने घंटे इतनी बरसात हुई कि वहाँ इतना इतना पानी आ गया। और इन्होंने वहाँ से, ये शहर जो है, ये मैं अमृतसर में रहता हूँ, वहाँ से कोई 20 किलोमीटर दूर है, तो आपने मान लो वहाँ जो मेन रोड पे भी जाना है तो आपको 2-4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो ये लोग जो हैं ये पानी के अंदर अपना पैर लगाते हुए चले गए हैं, और ये उसके पीछे पीछे उस साए में गई है। और इन्होंने लाहौर पहुँचना था, उन दिनों लाहौर रहते थे ये, लाहौर में था साहिर और लाहौर में थी अमृता। वहाँ जाकर इसने किसी से बात की, कोई बात नहीं की, चुप रहे हैं दोनों। वैसे भी उनका जो लंबा इश्क का तवील रास्ता है ये बहुत चुप्पी से गुजरा है सारा का सारा। और वहाँ जाकर किसी से बात की इन्होंने कि मुझे साहिर से मिलना है। कहीं कहीं मुशायरों में शक्ल दिखती थी, मिले नहीं थे। फिर वो कहती है कि एक दिन साहिर मेरे घर आया, बोला नहीं, बैठा रहा, सिगरेट पीता रहा, बातें की, थोड़ी थोड़ी बात की है उसके साथ। ये जो सिलसिला है चलता है। पर अगली एक बड़ी खूबसूरत बात जो है, जो एक सिर्फ शायरा सोच सकती है और शायरा करती है, वो उसके बाद भी इसको 2-4 बार मिले। और ये है कि 1946 में, ये बता दूं कि अमृता की शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। वो 19 की उसकी पैदाइश है और वो मेरा ख्याल है कि 35-36 में उसकी शादी हो गई थी। 46 में उसका पहला बच्चा उसको कंसीव हुआ।
और जब वो उसका बच्चा कंसीव हुआ तो उसने कहा कि मेरी दादी कहा करती थी कि तुम जिस तरह के भी विचार रखते हो, जिस तरह की आपके मन में फोटो होती है, आपका बच्चा वैसे हो जाता है। और कहती मैंने उस समय साहिर की फोटो अपने दिमाग में रखी और कहती कि मुझे लगा कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ, ये कल्पना की बातें कर रही हैं, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो वो मुझे साहिर के जैसा ही लग रहा था। यहाँ तो ये छोटी सी बात है, अगली जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ देर बाद साहिर उसे मिला और उसने ये बात साहिर को कह दी कि ये मैंने सोचा था और ये बच्चा मैंने तुम्हारी शक्ल का मांगा था। तो साहिर जो कहता है, साहिर कहता है कि यू हैव ए वेरी पुअर टेस्ट। क्योंकि वो लिखती है साहिर को अपनी कमतरी पर बहुत ज्यादा था, उसके चेहरे पे चेचक के निशान थे, वो लंबा था, गुर्बत और मायूसी में रहा है, अपना पूरा कद कभी नहीं निकालता था। पहली बार जब कैफी आजमी उसको मिला हैदराबाद में एक मुशायरे के ऊपर, ये कैफी आजमी ने लिखा हुआ है कि देखने में वो साधारण हाइट का आदमी था, अगर उसको खींच लेते तो वो 6 फुट का हो जाता, ऐसे था। ये जो एहसास है, ये बार बार एहसास चलता रहता है और उसके आगे बढ़िया खूबसूरत बातें अमृता उसके बारे में लिखती है और वो मिलते रहते हैं। और जो एक बहुत उसके बारे में जो पॉइंट्स भी लिखी हुई हैं, उसको एक खत लिखता है, उस खत के अंदर वो नज़म अंदर उसको जवाब देती है। और जो अच्छी बात है, एक और आपको चलो छोटी सी बात सुना देता हूँ बच्चों के बारे में। कुछ देर बाद साहिर अमृता के घर आता है और उसकी जो बच्ची है उसको अपनी गोद में लिया हुआ है और उनसे बातें कर रहा है। छोटी बच्ची है, वो 3-4 साल की। तो उसको जब गोद में लेके तो वो कहती है मुझे कहानी सुनाओ, तो वो उसको कहानी सुनाता है। कहानी सुनाता है कि एक जंगल था बहुत बड़ा, उसके अंदर एक लकड़हारा जाता था काम करने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए। और एक दिन उसने क्या देखा कि वहाँ पर बहुत बड़ी राजकुमारी आ गई, बहुत सुंदर है राजकुमारी। जब वो राजकुमारी वहाँ आ गई तो लकड़हारे का दिल हुआ कि मैं इस राजकुमारी को अपने साथ ले जाऊँ। उसको पता था कि मैं क्या हूँ और राजकुमारी क्या है। तो कहता कि वो मायूस होकर वापस आ गया। दोबारा उसको राजकुमारी मिली, फिर दोबारा, तो पर वो उसको कुछ नहीं कह सका और वो मायूस रहा। ना ये जो बातें कहानी सुन रही है, तो तब वो उसको पूछता है लड़की को, आपको पता है वो लकड़हारा कौन है? वो नहीं बोला ना, बच्ची बोलती है। बच्ची कहती है आप। कहता आपको पता है कि वो राजकुमारी कौन है? कहती मम्मा। और उन्होंने कोट करके वर्ड्स लिखे हुए अमृता ने, या साहिर के वर्ड्स, अमृता को कहता है देखो बच्चे सब समझते हैं। और यही बात एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो उसके बेटे ने जब 13 साल का हो गया, बम्बई में थे वहाँ पर, और राजेंद्र सिंह बेदी के साथ मुलाकात हुई इनकी, अमृता प्रीतम की। तो वहाँ पर बेदी ने, दोनों पंजाबी थे, मुंह फट बात कह दी अमृता प्रीतम को कि हमने सुना है कि जो ये लड़का है ये साहिर का है। कहते मुझे प्रकाश पंडित ने बताया है कि ये लड़का साहिर का है। तो वो कहती ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है। उसने उसको मना दिया। लेकिन थोड़े दिन बाद उसके बच्चे ने अपनी माँ को कन्फ्रंट किया और उसकी अपने माँ को सीधा कहा कि मुझे सच सच बताओ कि मैं साहिर का बच्चा हूँ बेटा, मुझे साहिर अंकल अच्छे लगते हैं। वो कहती नहीं, ये मेरी कल्पना का बेटा है, मेरी कल्पना में था, असल में नहीं। बहुत बातें ऐसी हैं जो उसने और भी लिखी हैं। बम्बई में उनकी दोबारा मुलाकात जब होती है, दोबारा एक बार गए हैं वो, उसको उसने कहानी के रूप में लिखा है। और कहानी का नाम क्या दिया है? ये कहानी उसने छापी नहीं थी अमृता ने, तो उसने कहानी का नाम क्या दिया है? ये कहानी नहीं है। उसने ये नाम दिया और उसके अंदर उसने नाम भी लिखे, अ और स। अ अमृता है, स साहिर है। और इस मुलाकात के बारे में अगेन अगर चाहोगे तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, बड़ी खूबसूरत
नज़म भी लिखी हुई है साहिर ने इस एक मुलाकात के बारे में। सो ऐसे जो ये रिश्ते थे, ये रिश्तों में बहुत बार ये बात हुई है। उसने ओपनली कहा है अमृता ने कि मैं मैरिड हूँ, मेरा मैरिड होना मेरे धर्म की बात है, मेरे फादर ने या मेरी मदर ने कहीं प्रॉमिस कर दिया था, छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई है, मैं सब कुछ तोड़ के यहाँ वापस तुम्हारे पास आ सकती हूँ। पर ये बात जो मिलने वाली मुलाकात वाली बात है, ये तब कही जा रही है जब ऑलरेडी अमृता अमितोष के साथ बहुत लिव इन रिलेशनशिप में थी। सारी ज़िंदगी वो लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं और उसके बाद अमृता को बहुत सुकून मिल गया। उसने अपना हस्बैंड तो छोड़ दिया बहुत जल्दी, वो सुकून में थी, ये अभी भी मायूसी में थे। कभी कभी उसके बारे में जिक्र करता है अपनी उसके अंदर। और इन तीनों की इकट्ठी फ़ोटो भी हैं, इनके अंदर इन तीनों ने अपने आप को इकट्ठे रखा हुआ है। सो जो अमृता के साथ जो उसका सारा रिलेशनशिप है, ये इतना इमोशनल है, जिसकी बहुत सारी जिक्र जो है वो तलखियों की जिसको कहते हैं कि एंथोलॉजी में भी है, और जो उसकी बाद की पोइट्री है उसके भी अंदर है। मैं आपको इसकी एक आधी चीज़ सुनाता हूँ जिसमें आपको लगेगा कि ये साहिर उसके रेफरेंस दे रहे हैं। जी, ये उसका नाम ही बड़ी खूबसूरत है, पोएम का नाम है बताए गैर, कि तुम किसी और की प्रॉपर्टी हो, क्योंकि वो तो मैरिड थी। तो ये लिखता है वो, तू किसी और के दामन की कली है लेकिन मेरी रातें तेरी खुशबू में बसी रहती हैं। तो कहीं भी हो तेरे फूल से आरिस की कसम, तेरी पलकें मेरी आंखों पे झुकी रहती हैं। तेरा अल्ताफ व करम एक हकीकत है, मगर ये हकीकत भी हकीकत में फसाना ना हो। तेरी मानूस निगाहों का ये मोहतात पयाम दिल के खूं करने का एक और बहाना ना हो, कि मैं तुम्हारे से दोबारा इश्क में जुड़ जाऊं और फिर मेरा दिल टूट जाए। मैं ये डर रहा हूं। ये जो ये डर है, इस डर ने कभी साहिर को शायद शादी नहीं करने दी। उसकी एक जगह पर तो ऑलमोस्ट शादी, उसकी सगाई हो गई हाजरा मसरूर से, फिर भी पता नहीं क्या हुआ। लोग कहते हैं कि मदर की वजह से हुआ या इनकी वजह से हुआ, कोई जानता नहीं है। पर यह बहुत ज़रूरी बात है कि वो बहुत अकेला इंसान था, और ये अकेलापन उसकी बार बार उसकी शायरी में जिक्र आता है। परछाइयाँ बिल्डिंग जिसमें वो रहता था, उसके नीचे उनका घर था जहाँ माँ के साथ रहता, उसके ऊपर एक कमरा था जिसमें वो अकेला 2-2 दिन बैठा रहता था, 2-2 दिन सोता था। और जो सबसे ज़्यादा दिल अफरोज़ बात है वो ये है कि जब उसकी 2 बहनें थी, वो कभी कभी उसको मिलने आती थी। वो सौतीली थी, असली तो नहीं थी। और उसको 1980 में जहाँ दफनाया गया, वो जगह है जहाँ पर रफ़ी भी दफनाए गए, मधुबाला भी, और 1-2 और भी लोग हैं। लेकिन एक जो पत्रकार है वो वहाँ जाता है, वो बात करता है, वो कहता है 20 साल हो गए हैं यहाँ पर कोई उनके कब्र पे नहीं आया, एक भी। और जो उससे भी ज़्यादा मतलब दुख की बात है कि वो सुना है, मैंने तो देखा नहीं, सुना है, ये पढ़ा है कि उस कब्र को लेवल कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी और कब्र बनाने की, उनको जगह चाहिए थी दफनाने के लिए, तो उसको रोल ओवर कर दिया गया है। ऐसी अकेली ज़िंदगी का वो। और अब खूबसूरत बात ये लगती है कि ऐसी ज़िंदगी गुजारते हुए भी इतने खूबसूरत शब्द लिखे हैं, इतनी अच्छी। मैं ज़्यादा बातें कर रहा हूँ उसकी पोइट्री की, जो उनकी शायरी जो फिल्मी नहीं है, पर फिल्मों में आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत मज़ाहिया भी लिखे हैं, बहुत चीप किस्म की भी चीज़ें लिखी हैं, पर एट द सेम टाइम बहुत खूबसूरत और बेहद इश्क वाली और बेहद हुस्न वाली और बेहद जिसको कहते हैं कि दिल को लगाने वाली शायरी कर सकें। ये चीज़ जो है, इसने उसको हमेशा अपने ऊपर रखा। उसका जो जिसको कहते हैं कि उसका अपना जो स्किल थी, उसका जो टैलेंट था पोएटिक, वो अपने उसके बारे में बहुत उसका यकीन था कि ये बहुत ठीक है। ये जो लोग मेरे आसपास हैं, इसीलिए उसने बड़ी कहानियां हैं, मैं चलो क्या कहानियां और सुनाऊं आपको, कि उन्होंने
कितने लोगों को नाराज़ किया सिर्फ इस बात पे, अना पे। लता से 2 साल उसने गाना नहीं गाया। किसी ने कह दिया कि आपका गाना इसलिए चलता है वो लता गाती है। उसके बाद उसने कह दिया कि मैं लता के साथ नहीं गाऊंगा। आपको शायद पता है इस बात का कि जो उसने 700-800 गाने लिखे हैं उसमें से नंबर 1 सिंगर कौन है? आशा। गुड, आशा भोसले हैं वो। और ऐसे ही एस डी बर्मन जिन्होंने उसको शुरू में इतना उठाया, किसी ने उसके बारे में भी कह दिया तो उनसे भी ऐसे कर लिया उसने। तो अना बहुत थी उनके अंदर, लेकिन वो अपनी मना को मनवाने वाली थी क्योंकि वह सिक्का था उनका। और भी बड़ी कहानियाँ कि उन्होंने अपना जो पोइट हैं, जो सॉन्ग राइटर्स हैं, उनका नाम भी आकाशवाणी में शुरू करवाया है। बहुत बातें हैं। अब जी, अभी सरदार जी वो बातें कर रहे थे उस दौर की जब लकड़हारों को राजकुमारियां मिल जाती थी। बिल्कुल ठीक है। आज कहाँ राजेंद्र सिंह बेदी का जिक्र उन्होंने किया अभी, और पंजाबी की बात की, तो एक बात और शेयर कर लूँ आपसे, लाइटर मोड की बात है। एक सरदार जी एक बार एक पंडित जी के पास गए, उनको बोले कि मुझे संस्कृत सिखा दो। तो पंडित जी ने कहा तुम संस्कृत सीख के क्या करोगे? बोले साहब मैंने सुना है स्वर्ग में सब लोग संस्कृत में बात करते हैं। बोले अगर तुम नर्क में गए तो? और बोले पंजाबी तो मैंने आती है। तो बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे हमारी बातचीत है, समय अब थोड़ा ही बचा है हमारे पास। मैं सीधा आता हूँ प्रोग्रेसिव शायर उद्यानवी पर जी, जिसने समाजी और सियासी शायरी भी की और लगभग ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पे उससे पहले कलम चलाना शायद ठीक नहीं माना जाता था। जी, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। एक फिल्मी गाना ऐसा है, इश्क की जब आप बात कर रहे थे, देखिए एक मिसरे में वो इबादत और परस्तिश एक साथ लेकर के आते हैं। कहते हैं किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। तो साहिर का जो प्रोग्रेसिव थॉट है, इसको लेकर के आपको क्या लगता है? ये उस जमाने में एक बड़ा फैशन वाली बात ही समझ लीजिए, क्योंकि उस जमाने में अभी नया नया रूस का रेवोल्यूशन हुआ था। मार्क्सवादी जो सोच है वो बहुत चल रही थी। जो आप पढ़ेंगे जब तलखियाँ या उसके बाद की भी पोइट्री, उसके अंदर आपको बार बार नजर आता है कि वो शुरू तो इश्क से करता है, फिर वो कह देता है कि आई कैन लव बट आई कांट, आई विल नॉट, क्योंकि वो कहता है कि इस इश्क से और बड़ा इश्क है जो शायद गरीबों के साथ है, मजदूरों के साथ है, औरतों के साथ है, या और जो भी बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनका वो एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बहुत उलट बोलता है, वो अमीरों के खिलाफ बहुत बोलता है। वो ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी ये उसकी प्रोग्रेसिव पोइट्री का हिस्सा है। पर यह है कि उसके जो दोस्त थे उस ज़माने में वो भी ऐसे ही थे। फैज़ उनसे 10 साल पहले आए हैं। फैज़ की ऐसी आपने सुन रखी है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, जो कभी कभी है, मुझे लगता है ये उसी लेवल की चीज़ है जो कि प्रोग्रेसिव पोइट्री का मैनिफेस्टो है। कभी कभी जो हमने फिल्म में सुनी है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो असल में जो पोइम है उसकी बात है, जिसके अंदर वो कहता है कि मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं ये कर लूँ इश्क में, फिर ये कर लूँ, फिर वो कर लूँ, और उसके बाद में असल में जो कहता है कि मेरा मन कहीं और है, मैं कैसे करूँ, जो फैज़ भी कह रहे हैं। और उस समय मुंशी प्रेमचंद से उनका बहुत प्रेम था, और राजेंद्र सिंह बेदी से और जानिसार अख्तर से बहुत था, अली सदार जाफरी से बहुत अच्छा उनका था। ऐसे मतलब बहुत और हैं नाम जिन लोगों के साथ उसका बहुत मिलना जुलना था, और उनके ज़माने में इसीलिए वो अच्छी बहुत उम्दा किस्म की जो है प्रगतिवादी शायरी कर सका, जिसके अंदर कभी कभी आती हैं मेरे गीत, बहुत ओपनली मेरे गीत के अंदर ओपनली वो इन बातों में चाहो तो आपको भी पढ़ के सुना सकता हूँ। ताजमहल तो खैर बहुत ही मशहूर है, आपने सबने सुनी हुई है। और ये जो चीज़ें हैं जिनके अंदर उसने अपना जो एक बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ था उस ज़माने में, जो शायद थोड़ा सा नज़र आता था कि पुराना ट्रेंड अभी शायद कायम है फैज़ के अंदर, इन्होंने उसको बिल्कुल दूर कर दिया। पुराना ट्रेंड ये था कि इश्क की पोइट्री थोड़ी देर के बाद
इस लेवल पे चले जाती थी, आइडियलाइज हो जाती थी कि वो सूफियाना हो जाती थी। उसके अंदर सूफी अरे साहिर ने कभी ऐसा नहीं होने दिया, बहुत कम, कहीं कहीं एक दो जगह पे कोई ऐसी बात की है, ज़्यादा नहीं। वो ओपनली, देखो जरा मेरे गीत के अंदर वो अपना मैनिफेस्टो कैसे सुनाता है। मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है, सरकश मेरा सिर फरा हुआ है, मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब मैं देखता हूं भूख के मारे किसानों को, गरीबों को, मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को, सिसकती नाजनीनों को, तड़पते नौजवानों को, हुकूमत के तशद्दुद को, अमारत के तकब्बुर बहुत गर्व, किसी के चिथड़े को और शहनशाही खजानों को, तो दिल ताबे निशाते बज़ में इशरत ला नहीं सकता, खुशी की महफिलें नहीं बना सकता वो। जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो मैं चाहूँ भी तो ख्वाब आवार तराने गा नहीं सकता। इतना ओपनली वो यहाँ पर कह रहा है। मैं ज़्यादा यहाँ पर उसकी जो और भी अच्छी हैं चीज़ें मैं बहुत नहीं बोलूँगा, क्योंकि अज़रा मैम ने भी बहुत बातें करनी हैं अभी, और उन्होंने खास करके जो औरत के मुताल्लिक़ उनकी जो पोइट्री है वो बात करेंगे, इसलिए हम नहीं यहाँ करेंगे। पर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो उसकी तलखियों के बाद की पोइट्री है, जो उन्होंने बीच बीच में वो छापते रहे हैं कभी कभी, उसके अंदर उसने पॉलिटिकल पोइट्री, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी, बहुत उसके बारे में अच्छा लिखा। देखो ज़रा, उन्होंने स्पुतनिक के ऊपर भी, जब स्पुतनिक चला है और उसके बारे में भी उसने लिखा। फिर पैट्रिस लुमुम्बा जो थे वो भी एक तरह का वो कम्युनिस्ट जो लोग हैं उनका वो बहुत आइडियल रहा है। वो कॉन्गो के प्राइम मिनिस्टर थे वैसे तो, पर जो उनकी लाइनें कितनी मशहूर हैं वो, जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून आखिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। फिर उसने जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी, क्योंकि सोशलिज्म के ज़माने के बंदे थे वो, तो उनको अच्छा लगता था वो। आजकल इतना मशहूर नहीं है, इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन उस ज़माने में जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती, कितनी खूबसूरत लाइन है। और फिर उसने इंडो पाक वॉर के बारे में जो लाइनें लिखी थी वो बहुत ही मशहूर हुई थी, बड़ी लोगों को पसंद आई थी कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है। ये चीज़ें उन्होंने उस समय लिखी थी और बड़ी। और जो मैं आपको छोटी सी चीज़ एक और बताना चाहता हूँ कि उसने उस ज़माने में, देखो ये 60s-70s में तो अभी बहुत बड़ी पावर्स थोड़ी शांत थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, रूस और अमेरिका अभी कोल्ड वॉर के अंदर चल रहे थे, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कभी रूस करता था कभी अमेरिका। उसने ये 4 लाइनें कितनी खूबसूरत लिखी हैं, ये बड़ी ताकतों के बारे में लिखी हैं उसने। तुम ही तजवीज़ें सुलह लाते हो, तुम ही तजवीज़ें सुलह लाते हो, सुलह भी करवाते हो, तुम ही सामाने जंग बांटते हो। देख रहे हो ना जो आज यूक्रेन में हो रहा है या पाकिस्तान में हो रहा है, कौन कौन सामान बांट रहा है? ये तुम ही करते हो कत्ल का मातम, कत्ल का मातम करते हैं, ह्यूमन राइट्स सारी दुनिया में लगवाते हैं वो। तुम ही तीरो तफंग बांटते हो, तुम ही ये सब कुछ करते हो। ये बड़ी ताकतों के बारे में ये कह रहे हैं उस समय में, जबकि अभी इतना कोई वो नहीं था। सो ऐसी जो सोशल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है उनके अंदर, ये जो है ये उनकी पोइट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है। और आपने सुना है, आपने हज़ारों गीत सुने हैं जिनके अंदर वो बेहद खूबसूरती से जिसको कहते हैं कि वो इश्किया या मतलब रोमानी किस्म की शायरी कर सकता है, पर जब वो गुस्से में आता है, जब वो अपने प्रोटेस्ट के मूड में आता है, जब वो पूरा बगावत के रूप में होता है, तो सीधी सीधी स्पार्ट मारता है। सुनो जरा, ये देखिए क्या लिखा है उसने। ये है गांधी हो या गालिब हो, उसके अंदर सीधा कहता है खत्म करो तहजीब की बात, बंद करो कल्चर का शोर, सत्य अहिंसा सब बकवास, हम भी कातिल तुम भी चोर। इतना सीधा बोलता है। तो ऐसी जो मतलब उसके अंदर जो उसकी स्पिरिट है वो है, तो वो
दबंग है वो, मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि ये मत बोलो कि जब वो पाकिस्तान में लाहौर में भी था तब भी वहाँ वो बगावत की पोइट्री लिख रहा था, तो वहाँ उसके वारंट निकल गए थे। तभी लोगों ने कहा कि तू छोड़ के यहाँ से तो हिंदुस्तान में चला जा, हो सकता है वो रीज़न हो। जी, ये खून खराबे की बात बहुत हो गई साहब। आखिरी सवाल जो मेरा है वो फिल्मी मिसरे हैं जी, जी, उस आदमी के जिसका नाम है अब्दुल हई, जी, जो इस्लामिक बैकग्राउंड से आता है। वो फिल्मी गाने में कह रहा है कि ये भोग भी एक तपस्या है। अरे वाह, कमाल है ये तो। तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। मेरा सीधा सवाल ये है कि जिस तरह की प्रोग्रेसिव शायरी की हमने अभी बात की, रोमांटिक शायरी की हमने बात की, ये क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से शायर इस तरीके की चीज़ें लिखने में कामयाब रहे? वो कहते हैं कि ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। अभी एक एक पंक्ति में एक एक सूत्र दे देना और चित्रलेखा में खालिस सनातनी दर्शन को इतना इम्प्रेसिव तरीके से व्यक्त कर देना, इसके पीछे शाहिर का कौन सा करिश्मा है, उसके बारे में आखिरी रोशनी डाली। करिश्मा तो नहीं है, जरा आप अपना मार्क्सवादी सोच का आदमी है तो ज़्यादा भगवान खुदा के बीच में वो नहीं है, ज़्यादा उसके बारे में बातें नहीं करता। जो दूसरी बात है कि ये हमें मत भूलना कि वो जब फिल्म की शायरी कर रहा है तो वो फिल्म के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिखता है, लेकिन कितना अदबी उसको बना देता है, कितना उसको लिटरेरी बना देता है, ये उसकी खूबसूरती है, ये साहित्य का कमाल है। और जो अभी लाइनें कोट की हैं, मेरे हिसाब से इससे खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती कि वो कहता है कि अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। अगर हम लोगों को ही ठुकरा देंगे, और ये हमारे यहाँ एक बहुत लंबी प्रथा चलती आ रही है कि जब हमने ज्ञान ध्यान की बात करनी है तो हमने ये दुनिया छोड़नी है। ये गौतम बुद्ध से शुरू हुई थी, घर बार छोड़ के वो जंगल में चले गए, कोई यहाँ हिमालय में चला जाता है, कहीं कोई और चला जाता है, एकांत में जाके होता है। वो कहता है यहाँ बैठ के भी सब कुछ होता है, यहाँ इस दुनिया से पहले प्यार करना सीखो। क्योंकि वो कहता है कि मैं मजदूरों से प्यार करता हूँ, मैं गरीबों से प्यार करता हूँ, मैं औरतों से प्यार करता हूँ, मैं बाकी और ये उसी का एक लार्जर जो उसका नज़रिया है, ये उसी का हिस्सा है। और मैं एक और भी चीज़ आगे चलूँगा, उसी फिल्म का एक और जो गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, और वैसे तो रफ़ी वाला जो गाना है वो उसको तो रफ़ी ने भी खुद अपने बेस्ट 2 गानों में से एक माना है, शाहिद भी उसको अच्छा समझता है, पर मैं उसकी बात नहीं करूँगा। मैं जो एक और गाना है जिसमें वो कहते हैं कि एरी जाने ना दूंगी, आपको ज़रा कुछ याद है वो सॉन्ग? ये गाने का क्या कॉन्टेक्स्ट ज़रा देखिए, मैं सुनाता हूँ आपको 2 लाइनें। एरी जाने ना दूंगी, अलकों में कुंडल डालो और देह सुगंध रचाओ। ये बात कर रही है उस दिन की जिस दिन उसने अपने सजन से, अपने पिया से उसका मिलन है, और उस दिन की बात कर रही है और कहती है कि आज उसको मैं जाने नहीं दूंगी। अलकों में कुंडल डालो, बालों में अलकों में कुंडल डालो और देह सुगंध लगाओ, जो देखे मोहित हो जाए ऐसा रूप सजाओ। आज सखी पी डालूंगी मैं दर्शन जल की बूंद बूंद, मधुर मिलन की दुर्लभ बेला यूं ही बीत ना जाए, ऐसी रैन जो व्यर्थ गवाए जीवन भर पछताए। सेज सजाओ, सेज सजाओ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे साजन की मैं आऊं कलियां गूंद गूंद की। मैं जो बात यहाँ कहना चाहता हूँ वो ये है, ये बहुत रेडिकल खूबसूरत मिसरे उसने 2 बनाए हैं, इसलिए मैं रेडिकल कहता हूँ उनको कि आपने बहुत लंबी, हमारे पास फहरिस्त है 800 साल 900 साल की, हमारे पास उर्दू पोइट्री है, हमारे पास सूफी पोइट्री भी बहुत है, जिसके अंदर फिराक की बातें बहुत होती हैं, बिरहा की बातें बहुत होती हैं। बिरहा के अंदर शाम होती है, चांद निकलता है, रात होती है, दीपक जला के सारी रात रोता हूँ, ये सब बातें कर लेते हैं। ये हमें कोई नहीं बताता कि विशाल में क्या होता है। जब विशाल होता है तो क्या होता है, ये कोई नहीं बताता हमको। बहुत पहले बाबा फरीद ने यह बात कही थी कि आज मैं अपने कंठ के साथ नहीं सोई तो मेरा जिस्म जो है वो मुड़ मुड़ जाता है। कहते हैं उस बिरहानी की क्या बात होगी, उस जो बिरहागनी है जो, उसका क्या हाल होगा
जिसने कभी अपने कंठ के साथ सोया ही नहीं है। ये बात बहुत कम लोगों ने बताई है कि विशाल में क्या होगा। देखो, स्पिरिचुअल भी होगा, फिजिकल भी हो सकता है, कुछ भी होगा, पर इसके बारे में जिक्र कम है। और इस बार साहिर ने जो है इतना खूबसूरत जिक्र किया है, इससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं होगा। ये वही बात है कि वो अभी आपको जो सूफी लेवल है, जो ऊपर का लेवल है इश्क का, उसके कहता है पहले दुनिया को तो समझ लो, पहले दुनिया को तो संभाल लो, फिर वहाँ चले जाएंगे। मुझे इसलिए ये इसका जो रेफरेंस है, इस मिलन का जो उन्होंने सीन खींचे हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत वो अलग लगते हैं बाकियों से। बहुत शुक्रिया गुरुदेश जी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। और बातचीत वो अच्छी होती है जो अधूरी रहे। ज़िंदगी में कोई बात कभी पूरी नहीं होनी चाहिए। ये अधूरापन जो है ये बात को रोचक बनाए रखता है। शुक्रिया, आपने हमें बर्दाश्त किया और एक अच्छे आदमी को आप लोगों को सुनने का मौका दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा लग रहा था कि आप लोग बस बात करते रहें और हम और यहाँ 2 घंटे आप ही को सुनते रहें। तो छोटी सी एक मतलब थैंक यू नोट पर एक मोमेंटो हम प्रस्तुत करना चाहेंगे डॉक्टर गुरु उपदेश सिंह जी को, साहिर जी को। और आपने इतनी अमेजिंग, इतनी गज़ब की बातचीत करी। अगर एक सवाल हम ले सकते हैं, अगर छोटा सा सवाल किसी का हो, हम ले सकते हैं। गुरविंदर सिंह रोमी। सत श्री अकाल जी सर। सत श्री अकाल सर जी। मेरा सवाल ये है जी कि जो उनकी बहुत लंबी कविता है परछाइयाँ, उसके बारे में आपने बहुत कोई इस बातचीत में जिक्र नहीं किया। अच्छा आप बोलेंगे। अगला सेशन है रोमी। तो वैसे आपसे बीइंग लिटरेचर पर्सन, आप उनकी परछाइयाँ वाली जो कविता है उसको कहाँ रेट करते हैं उनके सारे क्रिएशंस में? नहीं, उसमें मैं तो बड़ा अदना सा इंसान हूँ, मैं उनको क्या रेट करूँगा। बहुत अच्छी है वो। और जो खूबसूरत बात है कि उसने कैसा वो एक मंजर क्रिएट किया है, जिसके अंदर उसने एक दो प्यार करने वालों के बैकग्राउंड के अंदर जंग की पूरी सीन क्रिएट किया है। और जंग क्या करती है और जो लोग दिल वाले हैं उनके ऊपर क्या गुजरती है। जी, वो नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल जी। एक सवाल उधर जी, आप सर, तलखियों में एक नज्म है मादाम, ये किसके रेफरेंस में है सर? अगर आप ध्यान हो तो बताइए। ऐसे मैं सबके बारे में तो नहीं कह सकता कि सब पॉइंट का पीछे कोई रेफरेंस है, तो मैं बताती हूँ। जी जी, अजरा साहिबा। देखिए, जैसे कि साहिर के ऊपर बहुत सारे YouTube पे अपने झूठ सच किस्से जो मैंने सुना है, मुझे नहीं मालूम कि सच है कि नहीं, कि ये नज़्म जो है कि आप बेवजह परेशान से क्यों है मादाम लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे बाखैर ने पूरी नज़्म नहीं। तो ये था। अब अल्लाह जाने झूठ है कि ये सच है कि ये जाते थे उनके यहाँ, अमृता प्रीतम के यहाँ, और वो बहुत आला तबके की थी और उनका, और वहाँ पे इनके कुछ दोस्त गए और उन्होंने झूठी प्यालियाँ बिखराई या जो भी किया, तो उनको कुछ नागवार गुजरा, तो उसके ऊपर उन्होंने ये नज़्म कही थी। तो मुझे भी इसकी सच्चाई पे कुछ यकीन नहीं है, ना उसका किस वक्त कही थी, किस ज़माने में कही थी। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ बैकग्राउंड। एक मेरा सवाल है लास्ट जी। साहिर साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जानिसार अख्तर साहब को बहुत एक्सप्लॉइट किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं जानता अगर उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। जाने साहब उनके साथ एक लतीफा जरूर है उनका। नहीं, लतीफा नहीं, मैं हकीकत पूछ रहा हूँ। वो तो जावेद बता सकते हैं। हाँ, लेकिन जावेद वो लोग मैंने सुने जावेद साहब के, हाँ। वो ये कि एक्सप्लॉइटेशन अपने वालिद का नहीं, दोस्ती बहुत थी। हाँ, दोस्ती लेकिन बहुत है। मैंने निदा फाजली नहीं, वो सारे इंटरव्यू अल्टीमेटली वो 200 रुपए पे खत्म हो गए आकर के। किताब मिली। देखिए, गोस्ट राइटिंग का एक किस्सा अलग ही है। जावेद के सारे इंटरव्यू साहिर साहब पे जो है वो 200 रुपए पे खत्म हुए हैं। Exactly. जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों से थैंक यू सो वेरी मच। इट couldn't have been a better session. Loves is an initiative of Prabha Khaitan Foundation along with Rekta Foundation.
in association with Ehsaas Women, and it is presented by Shri Cements. May I request our Ehsaas woman Sunita Ji Shekhawat to kindly step forward and present a small token of love. ये छोटी सी भेंट हमारी ओर से. थैंक यू सो वेरी मच. प्रभा खेतान फाउंडेशन का एंडेवर है कि वो हमेशा लोकल आर्ट, लोकल क्राफ्ट को प्रमोट करते हैं. तो इस तहत हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ये मोमेंटोज लेकर आते हैं. तो एक हिस्सा भारत का, एक हिस्सा जयपुर में यहीं पर. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर गुरुदेव सिंह जी एंड हमारे अपने साहिल साहब. Sunita Ji Shekhawat is our Ehsaas woman from Jaipur, a very established jewelry designer, businesswoman and a social worker. बहुत बहुत शुक्रिया. एक तस्वीर हो जाए यहाँ पर आप तीनों के लिए. जी मैं आगे